वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वॉट एनालिसिस के बारे में। मैंने आपको एग्जाम डेट के बारे में पिछले वीडियो के अंदर बताया था और उसी के अंदर मेंशन किया था स्वॉट एनालिसिस के बारे में। इससे पहले एग्जाम फॉर्म वाले में भी मैंने बताया था आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में, लेकिन उस समय स्वॉट एनालिसिस एक्चुअली में 45 डेज के लिए थी। हमारे पास एक डिफाइंड पीरियड नहीं था जिसके अंदर हमें स्वॉट एनालिसिस करना था। अब देखिए, मैं तब से स्वॉट स्वॉट कहा जा रहा हूं, मैं उसे डिफाइन करता हूं अभी स्वॉट एनालिसिस को, और तो मैं उसे बताऊंगा ही। तो क्या था कि अब अपने पास एक डिफाइंड पीरियड है, 30 डेज है। अब अपन 30 डेज के हिसाब से अपने रूटीन को सेट कर सकते हैं, एक रिवीजन शेड्यूल बना सकते हैं। देखिए, मैं वो टाइम टेबल आपको नहीं देने वाला हूं क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा है जिसके पास फार्माकोलॉजी के नोट्स हैं, मेरे पास भी हैं, मेरे बगल वाले के पास भी हैं। मैं फार्माकोलॉजी के नोट्स को 3 दिन में रिवाइज कर सकता हूं, सामने वाला 7 दिन में कर सकता है। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंस क्रिएट करती है। आप 3 दिन में एक बार कर सकते हैं, आप फार्माकोलॉजी को 10 बार रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको उन 3 3 दिन के अंदर और भी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। ऐसा आपको सोचना होगा, और सोचना क्या होगा, आपको करना ही होगा, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं। फार्माकोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अकेले ही आपका बेड़ा पार नहीं लगवाने वाली, आपकी नैया डूब जाएगी जीपेट में। तो मैं आपको बता के दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं। देखिए, क्या है कि अपन बेसिक से, अपन बचपन से पढ़े आ रहे हैं ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक, ये एक्स होता है, ये वाई हो, सॉरी ये भी एक्स होता है, ये वाई और ये वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। तो अपन जब स्वॉट एनालिसिस को इस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारा स्ट्रेंथ क्या है। इन सब्जेक्ट्स में से जो यहां मैंने नोट डाउन करवा रखे हैं, आपको अभी मैं समझाऊंगा ये सब्जेक्ट्स कैसे रोल प्ले करते हैं। तो स्ट्रेंथ को यदि आप देखें तो इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ होगा ही। पिछले 1 साल से आप झक नहीं मार रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, और यदि आप झक मार रहे हैं तो ये आपके लिए अगले साल काम आने वाली है। ठीक, ये आपका माइनस और प्लस, आप इसे अपॉर्चुनिटी मान लीजिए। ठीक, ये भी प्लस और माइनस, इसे आप अपनी वीकनेस मान लीजिए, आपका वीक जोन है। और ये दोनों ही माइनस ये आपके लिए थ्रेट है। अब थ्रेट देखिए नलीफाई हो जाता है, मैं आपको नलीफाई वर्ड समझाता हूं कैसे। पिछली बार का AIR1 यदि आप देखें 359 ये स्कोर था, इसे आप मोटा मोटा 90 क्वेश्चंस मान लीजिए। इस बंदे ने भी 125 में से यदि 90 माइनस करें तो 35 सवाल के आसपास सही, मतलब इसी के अंदर छोड़े भी थे, गलत भी किए थे। तो ये तो एयर 1 है। अगर मैं बात करूं, आपको ट्रिपल डिजिट ही रैंक लाना है, 500 के अंदर रैंक लाना है सॉरी, तो आप 70 क्वेश्चंस भी यदि सही करते हैं, 280 मार्क्स, तो आप इस बेसिस पे भी 500 रैंक के अंदर आ सकते हैं। ये पिछले साल का ट्रेंड है। अभी इस साल बच्चे कुछ कारनामा कर जाएं, 200 मार्क्स से ऊपर ले आए, 400 मार्क्स से ऊपर ले आए, तो काफी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हो जाएगा तो काफी अच्छी बात है। ठीक, अब जहां तक बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, अब ये सब चीजें आपको समझने के लिए, ये स्ट्रेंथ हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, थ्रेट हो गया और वीकनेस हो गया, ये जो है इसको समझने के लिए आपको सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा। अब देखिए, मैं कुछ देर के लिए हो सकता है फ्रेम से बाहर जाऊं, लेकिन आप यहां समझते रहिएगा। अब देखिए, आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को देखें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर 38 क्वेश्चंस होते हैं, फार्मास्यूटिक्स के अंदर 38 क्वेश्चंस होते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर 28 क्वेश्चंस होते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंदर 10 क्वेश्चंस होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स मिला के 11 क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनटीए की अपनी साइट कहती है कि हमने क्वेश्चंस को ऐसे डिवाइड कर रखा है। अब देखिए, हमने जब सब्जेक्ट्स ऐसे डिवाइड कर दिए हैं तो मैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के वो लिख देता हूं जो मुझे पता है। अब देखिए, ये एनालिसिस है, ये 13 का है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस 3/4 का है, HAP 2/3 का है, पैथोफिजियोलॉजी 2/3 का है। अब इसमें डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना तो और भी आसान है अदर सब्जेक्ट्स के अंदर। अब देखिए, इसमें बायोकेमिस्ट्री 2, बायोटेक्नोलॉजी 3, या फिर इसमें 3 2 कर लीजिए, ये 3 और ये भी 3, हो गए हमारे 11 लीजिए। अब यहां तो गलत नहीं ना हो रहे अपन। अब फार्माकोग्नोसी में सीधा सीधा 10 सवाल है। अब अपन को पता है लास्ट 5 ईयर्स में से 5 से 7 सवाल आते हैं इंट्रोडक्शन में से। ठीक, इंट्रोडक्शन में से आते हैं। मान लीजिए ये आपके लिए आपकी वीकनेस है, आपने अभी तक इसे याद नहीं किया है, तो आपने कोग्नोसी को यहां लिख दिया, आपकी वीकनेस है। लेकिन कोग्नोसी ही तो आपकी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है।
ये फैक्टर आपने ध्यान दिया जब मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 से 7 सवाल हैं। तो आप यदि इसका पूरा इंट्रोडक्शन वाला जो एरिया है जिसके अंदर एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी कहते हैं, यदि आप उसे तैयार करके जाते हैं तो मिनिमम आप 5 सवाल के आसपास तैयार करके लेके जाते हैं अच्छी तरीके से, जिसमें से होपफुली आप 4 सही लगा ही आएंगे यदि आपका दिमाग वहां सही चला तो। ठीक है, अब दिमाग नहीं सही चला या फिर दिमाग ने साथ नहीं दिया तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो आपका अपॉर्चुनिटी वीकनेस का वीकनेस ही रह गया। अब मैं ये सपोज कर सकता हूं कि थ्रेट क्या है, आपके लिए थ्रेट हो सकता है। अब यदि आप मेजर सब्जेक्ट को वीकनेस में रखें तो ही बेहतर है। देखिए ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4, इनको आप इधर रखें वीकनेस में तो ही अच्छा है। थ्रेट के नाम पे रखेंगे तो ऐसे जीपीटी नहीं निकलेगा भाई साहब, आपको सारे ही मतलब इतना वास्ट सिलेबस है कि सारों से मदद लेनी पड़ेगी। कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी का मैं आपको लिख देता हूं, जैसा 2 सवाल आता है, इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। एक फार्मास्यूटिक्स के अंदर कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी से करके चैप्टर है जिससे 2 सवाल आते हैं, ऐसा आप जान लीजिए। देखिए बायो फार्मास्यूटिक्स जरूरी है, फार्मास्यूटिकल फार्मेसी फिजिकल फार्मेसी जरूरी है, उतना ही जरूरी इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में करीब 4 सवाल के आसपास मैं कह सकता हूं, 4 to 5 क्वेश्चंस। बायोफार्म और फिजिकल फार्मेसी देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट पड़ता है आपको। अब देखिए यदि आप इसे थ्रेट में रखेंगे तो फिर मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। मान लेते हैं आप माइनर सब्जेक्ट्स को थ्रेट में रख रहे हैं। देखिए हर एक बंदे का थ्रेट वीकनेस स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी अलग अलग है, मैं उसे डिफाइन नहीं कर सकता हूं, आप स्वयं उसे डिफाइन करें। ऐसा एक क्वाड्रेंट बनाए, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी थ्रेट वीकनेस स्ट्रेंथ लिखें। अब मैं स्ट्रेंथ के नाम पे मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और आपकी जो कोलॉजी है इसे मैं मान लेता हूं। तो इसको आप क्या कह रहे हैं कि मैं 38 + 28 क्वेश्चंस कह रहा हूं, मेरे पास एक स्ट्रेंथ है। अब 38 में से यदि आप यहाँ 30 लगा लेते हैं या 20 लगा लेते हैं तो आप 50 क्वेश्चंस लगा लेते हैं सर। मैं इससे भी कम मान लूं, अगर ये आपका स्ट्रेंथ है तो यहां 25 मान लू, मैं 25, यहां 15 मान लू, 40 हो गए सर, 40 इतने तो मैं मान सकता हूं। हाँ यहाँ पे आप माइनस मार्किंग में डूबते जाओगे तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी गलती नहीं है, आपको एटलीस्ट ये तो ध्यान देना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद क्या बचता है सर कि आपकी पूरी फार्मास्यूटिक्स 38 सवाल बचे हुए हैं, कम से कम इसके अंदर से कुछ तो आपने किया होगा। यहाँ पे भी आप 15 सवाल यदि 38 में से लेके चले जाते हैं, आपका जो वीकर सेक्शन है यहां से भी आप यदि 10 सवाल सही कर लेते हैं तो सर आप 50 क्वेश्चन पा चुके हैं। और तो बॉस यदि मैं आपको जनरल भी मान लूं तो आप 200+ मार्क्स ला चुके हैं। इससे ऊपर अभी कट ऑफ नहीं जानी है, बाकी चीजें 50 सवाल सही करने के बाद सर आप 200 मार्क्स तो ऐसे ही ला चुके हैं। इसके बाद अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी जिसमें बची होंगी, जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे पेपर को आपको लगेगा 2-4 सवाल और सही होंगे, यहाँ पे आप +10 और जोड़ सकते हैं, -20 जोड़ लीजिए। -20 का मतलब अभी भी आपने 30 सवाल और किए, इसके बाद 80 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, 50 आपको पता था सही था, 20 माइनस किए तो अभी भी +5 × 4 20 मार्क्स अभी भी तो बचे हैं, ये टोटल 40 होगा, -20 का -20 तो अभी भी 220 मार्क्स। तो सर आप कहीं से भी किसी कास्ट के भी हो आपका क्लियर है। ओबीसी की कट ऑफ देखिए 170 के आसपास जाएगी, एससी एसटी की कट ऑफ वैसे 120 130 के आसपास आएगी, इसके आसपास आएगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 165 के अराउंड आएगी। देखिए ये सारी चीजें मैं प्रिडिक्ट तो कर सकता हूं, कितनी सही होंगी कितनी गलत होंगी, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेपर, कितना हार्ड पेपर या कितना इजी पेपर बना रखा है एनटीए जीपैट के लिए, उसके पे डिपेंड करता है। अब देखिए जहां तक मैं बात कर रहा था, ये जो एक्स्ट्रा ये जो सवाल आपके बनेंगे वो आपके थ्रेट में से है। थ्रेट में देखिए माइनर सब्जेक्ट्स हैं, अब जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी देख लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टेरिलाइजेशन कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिफाइंड टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। स्टेरिलाइजेशन, स्टेनिंग, क्लासिफिकेशन, यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। तो माइनर सब्जेक्ट्स आप तभी देखिए सर आप 1 वीक यूज करिए इसके लिए। यदि आपका 1 वीक में माइक्रोबायोलॉजी या फिर और कोई सब्जेक्ट जैसे बायोटेक वगैरह जिसके अंदर ब्लोटिंग वगैरह की बात करते हैं, या फिर मैनेजमेंट की आपके पास कोई किताब हो तो वो पढ़ सकते हैं। तो इन्हें अगर 1 वीक में ये सारे हो सकते हैं तो आप करिए, जरूरी नहीं आप सारे ही करें, 2 ही इसमें से करें माइनर सब्जेक्ट्स को, लेकिन करें अच्छे से करें। और यदि 1 वीक के अंदर पूरा हो जा रहा है तो सर बिल्कुल करें। और देखिए अपॉर्चुनिटी की जहां तक मैंने बात की है कोग्नोसी के अंदर, देखिए इसके 10 सवाल आते हैं। मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल भी इसे छोड़ के ना जाइएगा, कुछ ना कुछ पढ़िएगा। हो सकता है एक भी सवाल ना बने, हो सकता है
3 या 4 बन भी जाए तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी का ही काम है। अब ये सारी चीजें थी जो मुझे यहाँ एक्सप्लेन करनी थी। अब देखिए आप एक बार फिर से देख लेते हैं अपन पूरे उसको। आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और कोलॉजी को अपना स्ट्रेंथ बताया, जहां पे आपने टोटल 38 प्लस 28 क्वेश्चन के अंदर से 40 सवाल सही किए। 38 प्लस 28 ऐसे ही देखिए 50, 30 और 20, 50, 50 और 8 और 8, 66 क्वेश्चंस के अराउंड में से आपने 40 सवाल सही किए। काफी अच्छा किया। 40 सवाल सही करने के बाद आपके पास बचता है फार्मास्यूटिक्स। सर अगर यहां से आप 15 सवाल भी निकाल लेते हैं ना सर 38 में से, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप 55 क्वेश्चन सही कर चुके हैं। अभी भी आपके पास फार्माकोग्नोसी और अदर सब्जेक्ट्स जैसे हैं अभी सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, जिसके अंदर से आप 3-4 सवाल और निकाल लेंगे तो 60 क्वेश्चंस कहने के लिए तो कहीं नहीं गए। बाकी तो जो एग्जाम देता है वो तो समझता ही है। दुख दर्द में आपका समझ सकता हूं कुछ समय के लिए तो। लेकिन कहना सही में बहुत आसान है, लेकिन इतने सवाल सही करना इनको मिला के ये मुश्किल ही है। इसी वजह से कारण है क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि जो ईयर 1 है वो 90 क्वेश्चंस का है। नीट वगैरह की तरह नहीं है कि 720 में से 700 प्लस मारे जा रहे हैं, एक दो तो 720 भी लाए पड़े हैं। ठीक है, वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। अब जो भी चीजें मुझे समझानी थी मैंने यहां समझा दी हैं। अब देखिए रही बात फेस टू फेस, अब वही बात बची है, मैंने मार्कर देखिए रख दिया है। अब बात फेस टू फेस होनी है। अब देखिए आप तो मेरा फेस देख रहे हैं, मैं आपका फेस नहीं देख रहा हूँ। अ लॉट ऑफ व्यूअर्स मस्ट बी वाचिंग दिस, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। खैर अभी फिलहाल मेरे चैनल की रीच नहीं है, सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। देखिए यदि चैनल का कंटेंट आपको अभी तक अच्छा लग रहा है, इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक आप बने हुए हैं, तो चैनल को शेयर अच्छा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को ये वीडियो जरूर भेजें। और वीडियो यही खत्म नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे लास्ट लाइंस नहीं बोल रहा हूँ। मैं मुझे मेरी आपसे फेस टू फेस बात होना बाकी है, कर रहे हैं अपन। देखिए 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन रहते हैं, एक जिनके पास एग्जाम फियर होता है, एक जिनके पास नहीं होता है। या तो एग्जाम फियर जिनके पास नहीं है, उनको पता है कि मेरी तैयारी ऑप्टिमम है, या तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, जिनको कोई मतलब नहीं वो मतलब ना ही रखें तो बेहतर है। जिनको लग रहा है कि तैयारी है, सर ऐसा है कि जितने एमसीक्यू लग सकते हैं वो आपसे 30 दिन के अंदर लगाइए। रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना करिए, रिपीटेड रिवीजन करिए। एक बार कर लिया, यस कुछ छूट गया होगा, फिर दोबारा कर लीजिए। याद करिए उसे, खड़े होके बैठ के कहीं भी कुछ भी याद करिए, उसको रिवाइज करिए उस सिलेबस को। आप सिलेबस जब रिवाइज करना सीख जाएंगे ना, तब आपके लिए सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। क्योंकि आप एक चैप्टर के अंदर हर चीज को डिफाइन करना शुरू कर दोगे, मतलब खोलते जाओगे कि इसके अंदर ये क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन, तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब वे लोग जिनको एग्जाम फियर है, देखो सर ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैं जीपैट के लिए, उनके अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, उन्हें ज्वाइन करें और पेपर दें, ताकि आपको एटलीस्ट इतना तो पता लगे कि पेपर एक्चुअली में कैसा आता है। घर बैठ के पेपर करना और एक पेपर सीबीटी पे देना, क्योंकि पूरा पेपर आपको सीबीटी पे देना है, तो आप सीबीटी के पेपर यदि करते हैं सीबीटी की तरह, तो एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्डअप होगा। सवाल गलत हो सही हो, धीरे धीरे, क्योंकि 30 दिन है, होपफुली वो भी आपको 30 क्वेश्चंस का पैकेज जरूर देंगे। आपको 30 मिनिमम 30 या 20 तो देंगे ही। तो अब यदि इतने सारे सवाल लास्ट तक जाते जाते आप जब धीरे धीरे 50-60 सवाल वहां सही करने लगोगे, तो एक पेपर के अंदर आप डेफिनेटली जो आपका गोल है ये 200 मार्क्स से ऊपर अचीव करने का, ये आप बिल्कुल ही कर पाओगे। देखिए क्वालिफाई करना भी तो जरूरी है। रैंक के लिए तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, आपको तो क्वालिफाई करना है ना सर। आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, आप एम फार्मा करेंगे किसी बढ़िया कॉलेज से, तो एटलीस्ट पहले क्वालिफाई मार्क्स तो पालें आप। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन सारी चीजों पे। किसी पर्टिकुलर कोचिंग को मैं यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देता हूं। आप किसी भी कोचिंग में जितने भी सवाल एमसीक्यू सेशन वो लेने वाले हैं या फिर जो भी हैं, देखिए YouTube पे 2x में वीडियो देखना ज्यादा बेहतर होगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अब समय ना बर्बाद करिए, 30 ही दिन बचे हैं। कहने के लिए तो बहुत दिन है, लेकिन यूं यूं गायब हो जाएंगे ये आपके आंखों के सामने से, और पेपर वाला दिन आ जाएगा और आपको फिर लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन सब चीजों पे, और आप ऐसा करिए कि वीडियो को एक लाइक दीजिए। आपका कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। एटलीस्ट 3rd ईयर वाले तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 4th ईयर वाले तो चलिए उनका जो होना है वो होगा ही। बाकी बहुत सारी अनाउंसमेंट है, धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी लगातार अप टिल 9 अप्रैल। 9 अप्रैल के बाद भी वीडियोस आएंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहना फायदेमंद है आपके लिए भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।